हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास पाक साहब का पार्ट 10। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अल्फा से उसकी मानसिक अवस्था समझ गया कि अब वह तब तक जंगले से नहीं हटेगा जब तक सैनिक टुकड़ी को वापस आता न देख ले। उसके वहाँ से न हटने का मतलब था अल्फा से भी अपने स्थान से नहीं हट सकता। उसे बेचैनी सी होने लगी। बेचैनी का कारण, टुकड़ी वापस आ गई तो वह दोनों तरफ से गिर जाएगा। वे हालात उसके फेवर में नहीं होंगे। तो उसने फैसला किया, भयानक फैसला करते ही एक झटके से खड़ा हो गया वह। उधर रशीद दुश्मन को अचानक इतना नज़दीक पाकर बौखला उठा। बल्कि अगर यह लिखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ठीक से बौखला तक नहीं पाया बेचारा। उससे पहले ही अल्फासे के हाथ में दबी गन की नाल उसके रूबरू हुई और दमे के मरीज की तरह खांसने लगी। रशीद का चेहरा 50वीं मंजिल से गिरा तरबूज बन गया। अल्फासे ने दरवाजे के उस तरफ पड़ी रशीद की लाश को देखने में केवल एक पल गंवाया था। अगले पल गन संभाले गैलरी में वापस दौड़ पड़ा। लक्ष्य था गैलरी का पहला मोड़। वहां पहुंचने में अब उसे रोकने वाला था भी कौन? वही हुआ जिसका अनुमान अल्फा से पहले ही लगा चुका था। मोड़ पर पहुंचते ही उसने गैलरी के दूसरी तरफ से भागते कदमों की आवाज़ सुनी, नज़दीक आती आवाज़ें। जाहिर था वे सब गन के खांसने की आवाज़ सुनकर दौड़े चले जा रहे थे। अल्फासे ने पहले गन की नाल मोड़ की तरफ घुमाई, फिर चेहरे का आंखों से ऊपर तक का हिस्सा बाहर निकालकर गर्जा, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़े तो भून कर रख दूंगा। सारी टुकड़ी इस तरह ठिठक गई जैसे एक ही रिमोट से कंट्रोल हो रही थी। उनमें से किसी को भी सोचने का मौका दिए बगैर अल्फा से गुर्राया, तुम में से इरशाद कौन है? तुम में से इरशाद कौन है? सन्नाटा, गहरा सन्नाटा छाया रहा पूरी टुकड़ी के बीच। अल्फा से उन्हें सोचने समझने के लिए एक पल देने के मूड में नहीं था। अतः मुंह से कड़क आवाज़ निकली, जल्दी बोलो वरना उसके चक्कर में सबको भूनकर रख दूंगा। सबकी नज़रें अपनी अपनी दिशा से फ्रेंच कट दाढ़ी वाले पतले दुबले शख्स की तरफ उठी। अल्फासे के लिए इतना काफ़ी था। इस बार हरकत अल्फासे के होठों ने नहीं, उंगली ने की। बगैर समय गवाए अपनी गन का मुंह खोल दिया उसने, मगर एक भी गोली इरशाद को छू न सकी। हाँ, उसके चारों तरफ मौत का तांडव जरूर था। खड़ा खड़ा थर्रा रहा था वह। जब होश में आया तो उसने अपने चारों तरफ अपने साथियों की लाशें पड़ी पाई, खून के तालाब में डूबी लाशें। अभी वह इस हकीकत को समझ ही पाया था कि वह केवल वही जिंदा है। अल्फा से जिन्न की तरह मोड़ के पीछे से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी गन की नाल अभी तक धूम्रपान करती नजर आ रही थी। इरशाद को वह मौत का शैतान सा नजर आया। पलक झपकते ही जो कुछ हो गया था, कई पल तक तो खुद को उसी के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाया। सदमे से बाहर निकलते ही दिमाग में पहला ख्याल कूदा, दुश्मन सामने खड़ा है, वह जो अगले पल उसे भी अपने साथियों के पास पहुंचा देगा।
गन तो खुद उसके हाथ में भी है, फिर वही क्यों नहीं दुश्मन को मार डालता। ऐसा ख्याल दिमाग में आते ही गन के ट्रिगर पर मौजूद उंगली में हरकत हुई। एक गोली चली, मगर वह उसकी गन से नहीं बल्कि अल्फासे की गन से उगली थी। उसकी अपनी गन तो बेचारी खुद जख्मी हो गई थी। परिणाम स्वरूप वह उसके हाथों से निकलकर लाशों के बीच जा गिरी। इरशाद के दोनों हाथ पूरी तरह झंझना रहे थे। हाथ ही क्यों, दिमाग तक झंझना रहा था उसका। जिस्म जूड़ी के मरीज के मानिंद काँप रहा था। चेहरे पर चल रहा था मौत का कत्थक। उसके ठीक विपरीत अल्फासे के होठों पर थिरक रही थी खतरनाक और अर्थपूर्ण मुस्कान। वह मुस्कान इरशाद को मानो पागल कर गई। हलक फाड़ कर दहाड़ उठा वह, मुझे भी क्यों नहीं मार डाला हरामजादे, क्योंकि तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई है। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। इरशाद समझ नहीं पाया वह चाहता क्या है। यही समझने के लिए अल्फासे के आदेश का पालन किया। दरवाजे की तरफ बढ़ा। अल्फासे गन संभाले उसके पीछे था, केवल 1 गज पीछे। दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर इरशाद ठिठक गया। इसे खोलो, उसने हुक्म दिया। इरशाद ने जागकर सलाखों के उस पार देखा। कंट्रोल रूम के फर्श पर पड़ी कैप्टन रशीद की लाश पर नज़र पड़ते ही जेहन को झटका लगा। अगले पल मानो सारी सिचुएशन समझ में आ गई। वह पलटा, अल्फासे की तरफ देखकर मुस्कुराया, बोला, मैं समझ गया। क्या समझ गए? तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? बको, क्योंकि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? मैं मर गया तो हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाओगे। धरा रह जाएगा तुम्हारा यहाँ से निकलने का मंसूबा। वह मंसूबा जिसके लिए मेरे इतने साथियों का खून खराबा, इतनी उठापटक की। वहम है तुम्हारा। वहम है तो दिखाओ अपनी मलखानी। मार डालो मुझे, करो अपना शौक़ पूरा। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी उंगली की हल्की सी जुम्बिश की धार पर है। करो हरकत, लुढ़का दो मुझे भी एक पल के लिए। लाजवाब हो गया अल्फासे, फिर संभल कर बोला, दरवाज़ा खोल रहे हो इरशाद मियाँ या नहीं? नहीं। इरशाद के जबड़े कस गए। अल्फासे की गन ने केवल एक बार खासा। गोली इरशाद के कान से रगड़ खाने के बाद जंगले की एक सलाख से टकराकर शहीद हो गई। यही कहना चाहता हूँ मैं, इरशाद ने बगैर जरा भी खौफ खाए कहा। तुम मुझे डराने की भले ही चाहे कितनी कोशिश करो, मगर मार नहीं सकते। ये गोली दाएं कान के नज़दीक से निकली है। अगली बार कान के नज़दीक से निकालोगे, सीने पर गोली नहीं मार सकते मेरे। मैं मर गया तो इस दरवाजे को खोल सकने वाला आखिरी शख्स भी मर जाएगा। इरशाद ने उसकी हंसी उड़ाई। इतनी मर्दानगी दिखाने के बावजूद कितनी बड़ी मजबूरी में फंस गए तुम, इसमें शक नहीं। इरशाद ने ठोस हकीकत कही थी। बाहर निकलने का अल्फासे के पास कोई और जरिया नहीं था। कुछ देर के लिए तो बन्ना कर रह गया। अंतर्राष्ट्रीय शातिर चेहरा भभकता चला गया। फिर हलक से लफ्ज नहीं, आग निकली। मौत और ज़िंदगी के बीच एक फासला होता है। आमतौर पर लोग उस फासले के बीच नहीं फंसते, फंसना नहीं चाहते, मगर मुझे लगता है तुम उस ब्लैक होल में फंसना चाहते हो। क्या मतलब? ये रहा मतलब, दांत बींचकर कहने के साथ अल्फासे ने ट्रिगर दबा दिया। इरशाद के हलक से चीख निकली।
गोली उसके घुटने में लगी, दाढ़ से पथरीली जमीन पर गिरा। अब बोल, अल्फा से गुर्राया। केवल डराया तो नहीं तुझे? कान को स्पर्श करती तो नहीं निकली गोली? और देख, ये दूसरी गोली भी कान को स्पर्श करती नहीं निकलेगी। कहने के साथ उसने दोबारा उंगली को जुम्बिश दी। इस गोली ने उसका दूसरा घुटना भी तोड़ दिया। खून से लथपथ वह जमीन पर कीड़े की तरह तड़पता ढकारता रहा। और अल्फासे ने यहीं बस नहीं कर दी। क्षणिक अंतराल से उसने 2 गोलियां और चलाई। उसके दोनों बाजू कंधों पर झूलकर रह गए। बुरी तरह ढरका रहा था वह। ढकराहट के बीच दहाड़ मारता, मार क्यों नहीं डालता कुत्ते, मार क्यों नहीं डालता मुझे, सीने पर क्यों नहीं चला देता एक गोली। ठीक कहा था तूने, बहुत मजबूर हूँ मैं, केवल सीने ही पर गोली नहीं मार सकता तेरे। कहने के साथ उसके बेहद नज़दीक पहुँचा। बोला, अब तेरी समझ में आया होगा, इसे कहते हैं जिंदगी का ब्लैक होल। जिंदगी और मौत के बीच का वह फासला, जहाँ फंसने के बाद इंसान जिंदगी से ज़्यादा मौत की तमन्ना करने लगता है, जो वह जिंदगी को हासिल करने के लिए तैयार नहीं था। माँ, मुझे मार डालो प्लीज़, कुत्ते कमीने, मुझ पर रहम कर हरामजादे, मगर मार डाल। इरशाद गिड़गिड़ा भी रहा था और उसे गालियाँ भी बक रहा था। तू जानता है, नहीं जानता तो अच्छी तरह समझ ले, बहुत मजबूर हूँ मैं। जब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक मैं तुझे मरने नहीं दे सकता। कहने के साथ उसने गन की नाल पूरी बेरहमी के साथ घुटने के उस होल में घुसेड़ दी जो उसकी गोली ने बनाया था। इरशाद की डकराहट से सुरंग दहल उठी। नाल को जख्म के अंदर घुसाते अल्फासे ने कहा, दरवाज़ा न खुलने तक मैं तुझे इसी तरह ब्लैक होल में फंसाए रखूँगा। देखना केवल ये है, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत ज़्यादा शिद्दत से तुझे पड़ती है या मुझे। कहाँ तक सहता इरशाद, इंसान सह भी कितना सकता है। जब अल्फासे ने गन की नाल एक घुटने से निकालकर दूसरे घुटने के जख्म के दहाने पर रखी तो डकराहटों के बीच हलक से हर्फ निकालते चले गए। माँ, मेरी जेब में एक रिमोट है, उसी से खुलेगा यह दरवाज़ा। सुनते ही अल्फासे झपटा, उसके नज़दीक बैठा, तलाशी ली, रिमोट बरामद किया। उसका एक बटन दबाते ही दरवाज़ा सरसर की आवाज़ के साथ खुल गया। अल्फासे ने कंट्रोल रूम में कदम रखा। रास्ते में पड़ी रशीद की लाश में ठोकर जमाई। इरशाद गिड़गिड़ा उठा, कहाँ जा रहे हो जालिम, प्लीज़ प्लीज़ अब तो मुझे मार डालो। अल्फासे उसकी तरफ पलटा, चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। वापस आया, उसके नज़दीक पहुंचा, झुका, उसकी एक टांग पकड़ी और घसीटकर कंट्रोल रूम में लाता बोला, मेरी मेहरबानी हासिल करने के लिए तुझे अभी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता और बताना होगा। इस बार इरशाद ने कोई हील हुज्जत नहीं की। असल में ज़िंदा रहने की ताकत अब उसमें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने बता दिया। दाईं तरफ रखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद लाल बटन को दबाते ही होल का एक पत्थर अपनी जगह से हट जाएगा और बस। उसके बाद अल्फासे ने उसे ज़्यादा नहीं सताया। वह समझ सकता था इरशाद किसी किस्म की चाल चलने या झूठ बोलने की अवस्था में नहीं रहा। सो उसके बताते ही अल्फासे की गन गरजी। गोली इरशाद के सीने में जा घसी। मुक्ति मिल गई उसे। उसकी लाश की तरफ एक बार भी तो पलटकर नहीं देखा। अल्फासे झपटकर कीबोर्ड के नज़दीक पहुंचा।
आंखें लाल बटन पर स्थिर थी, जिस पर उंगली रखते ही दरवाज़ा खुल सकता था, मगर ऐसा किया नहीं उसने। जानता था दरवाज़ा खुलते ही उसका सामना हजारों सैनिकों से होना है। सबसे पहले उसने प्रिंटर की बगल में रखी टार्च उठाई, फिर अपने काम की किसी अन्य वस्तु की तलाश में चारों तरफ नजरें घुमाई। एक पेटी में रखे हैंड ग्रेनेड पर नज़र पड़ते ही आंखें चमक उठी। झपट कर पेटी के नज़दीक पहुंचा। उसमें सारे हैंड ग्रेनेड थे। 3 जेब में डाले, एक उठाया। कुछ देर जाने क्या सोचता रहा, फिर उसका सेफ्टी पिन निकालकर उस दीवार की तरफ उछाल दिया जो उससे दूर थी। धड़ाम! एक जोरदार विस्फोट से सारा इलाका दहल उठा। आग, धुएं और धूल का गुबार ला उठा। पत्थर एक दूसरे से अलग होकर छितराए। कोई बहुत बड़ा होल बन चुका था वहाँ। एक आवाज़ गूंजी, चारों तरफ घेरा डाल दो। वह इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है। अल्फा से मुस्कुराया। उन्हें इसी भ्रम में तो फंसाना चाहता था वह। उधर कोलाहल मचा हुआ था। इधर अल्फासे ने एक हाथ का अंगूठा लाल बटन पर रखा, दूसरे में दबी गन से वे सारे बल्ब शहीद कर डाले जो वहाँ रोशनी किए हुए थे। अंधेरा होते ही दूसरे हाथ के अंगूठे ने लाल बटन दबा दिया। एक विशाल पत्थर सरसराकर अपने स्थान से हट गया। वह दिशा विस्फोट की दिशा से ठीक विपरीत थी। अगले पल कंट्रोल रूम से बाहर था, वहाँ जहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। चारों तरफ अजीब सा कोलाहल। जिस तरफ विस्फोट हुआ था उस तरफ 20-25 टार्चें चमक रही थी। अल्फा से विपरीत दिशा में भागा। उसने महसूस किया वह किसी झाड़ियों में घुसता चला गया। सबसे ज़्यादा हैरान आशा थी। वह आशा जो अफजल बेग का पीछा करती हुई यहाँ पहुँची थी और इस वक्त एक पिल्लर की बेक में छुपी हुई थी। पहले तो जख्मी और बेहोश अशरफ को विकास के कंधे पर लदा होना ही उसकी समझ में नहीं आया। उसके ख्याल से अशरफ का काम था किसी तरह अकेले में विकास से मिलना और खतरे से आगाह करना। फिर हालात अशरफ के जख्मी होकर विकास के कंधे पर पहुंचने के कैसे बने, यह आशा नहीं सोच पा रही थी। वह यह फैसला भी नहीं कर पा रही थी कि वर्तमान हालत में उसे क्या करना चाहिए। जो कहानी विकास ने उन्हें सुनाई थी उसका मतलब भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? सुप्रीमो की बड़बड़ाहट उसके कानों तक पहुंची। लियाकत कुछ नहीं बोला। बोलने के लिए शायद कुछ सूझा ही नहीं। परिणामतः वातावरण में खामोशी छाई रही। खुद आशा की समझ में भी नहीं आ रहा था कि विकास किस चक्कर में लगा हुआ है। अशरफ उसे खतरे से आगाह कर चुका है या नहीं, वह अभी इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी कि एक बार फिर अफजल बेग की भड़बड़ाहट कानों से टकराई। इतनी देर हो गई, वहाँ कर क्या रहा है शब्बीर शाह? लियाकत एक बार फिर खामोश रहा। तभी आशा ने अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस की। वह पलटकर देखना ही चाहती थी कि न चाहते हुए भी हलक से जोरदार चीख उठ खड़ी। प्यार करते हो एक दूसरे से? हाँ हाँ। कब से? कई साल हो गए। निकाह करना चाहते हो? आशा ने एक बार फिर स्वीकृति से गर्दन हिलाई। घर से भागकर यहाँ आई हो। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आशा पूरी तरह समझ चुकी थी कि सुप्रीमो और लियाकत को भ्रमित करने के लिए विकास उसके मुंह से क्या कहलवाना चाहता है।
प्यार करने वाली एक मासूम लड़की की तरह। न जाने क्यों मेरे वालिद सलीम को पसंद नहीं। जोरदार ठोकर हवा में उछलने के बाद वह मुंह के बल लियाकत और सुप्रीमो के बीच जा गिरी। कुछ इस तरह की लियाकत और सुप्रीमो भी हड़बड़ा कर रह गए। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि पिल्लर की बेग से विकास प्रकट हुआ। वही विकास जिसे वे लोग शबीर शाह के नाम से जानते थे। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। आशा काफ़ी फुर्ती के साथ उठ खड़ी हुई। विकास के हलक से गुर्राहट खारिज हुई। कौन हो तुम? वह चुप रही। सूझा ही नहीं क्या जवाब दे। नाम अगर तुम नहीं भी बताओगी तो मैं जानता हूँ। कहने के साथ विकास उसके बेहद नज़दीक पहुँच गया। उसकी डरी सहमी आँखों में आंखें डालकर बोला, फरीदा हो न तुम? आशा को लगा विकास हाँ कहने के लिए कह रहा है। हालांकि वह समझ नहीं पा रही थी विकास खेल क्या खेल रहा है। फिर भी उसने स्वीकृति से गर्दन हिला दी। कहाँ रहती हो? वह चुप रही। विकास ने डपटा, जवाब दो। घबराई हुई आशा ने एक काल्पनिक पता बता दिया। इसका नाम क्या है? उसने अशरफ की तरफ इशारा किया। सलीम। कहाँ रहता है? माँ, मेरे पड़ोस में। हम इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। प्लीज़ हमें जाने दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। कहने के साथ ही वह झपटकर विकास के पैरों से लिपट गई और छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। विकास ने एक नज़र लियाकत पर डाली, दूसरी सुप्रीमो पर। दोनों के चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे समझ न पा रहे हो क्या किया जाए। जबकि विकास ने बिजली की सी गति से रिवॉल्वर के दस्ते का वार आशा की कनपटी पर किया। एक चीख के साथ आशा बेहोश होकर लुढ़क गई। बेहोश होने से पूर्व उसके जहन में यह सवाल चकरा रहा था, ये सब उल जलूल हरकतें विकास कर क्यों रहा है? आशा के बेहोश होने के बाद कई मिनट तक वहाँ खामोशी छाई रही और फिर इस खामोशी के गाल पर विकास ने अपनी ही जुबान से चाटा मारा। बेचारी और बेचारा, तुमने कब देखा यह पिल्लर के पीछे छुपी हुई है? सुप्रीमो ने पूछा। जब मैं कमरा नंबर 8 में सलीम का मोबाइल लेकर लौट रहा था। विकास ने पहले से ही सोचा हुआ जवाब दिया। मोबाइल पर सुनी बातों की वजह से इल्म तो मुझे भी था कि सलीम की माशूका भी यहाँ पहुँचनी चाहिए। सो नज़रें सतर्क थी। उन सतर्क नज़रों ने इसे पिल्लर की बेक में छुपे देख लिया। एक लंबा चक्कर काट कर दबे पांव इसके पीछे पहुंचा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। अब इनका क्या किया जाए? लियाकत ने राय दी। मेरे ख्याल से तो दोनों को ख़त्म कर देना चाहिए। अपनी राय अपने पास रखो लियाकत। एकाएक विकास हिंसक पशु की मानिंद भड़क उठा। क्यों ख़त्म कर दिया जाए? इन विचारों ने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? होश आने पर ये किसी भी रूप में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ये बेचारे क्या खतरा बनेंगे हमारे लिए? ये तो खुद ही अपने चक्कर में इस कदर उलझे हुए हैं कि होश में आने के कुछ देर बाद हमारे बारे में भूल जाएंगे। वैसे भी हमारे बारे में ये जानते ही क्या हैं? सलीम ने तुम्हें पहचान लिया है। होश में आने पर वह विकास उसकी बात काट कर कह उठा। इसे इतना मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब जब तक ये किसी तीसरे से मिलेंगे तब तक हम अपनी योजना को अंजाम दे चुके होंगे। इस बार सुप्रीमो ने पूछा, तुम्हारे ख्याल से इनका क्या किया जाना चाहिए?
उठाकर बेसमेंट में ले चलो। वहाँ कई कमरे हैं, किसी भी एक कमरे में बंद कर देंगे। हमारे यहाँ से जाने के बाद भी वे उस वक्त तक शांता के कैदी रहेंगे जब तक विमान अपहरण न हो जाए। जरूरत क्या है कोई भी रिस्क लेने की? इससे तो बेहतर है कि इन्हें मार ही डाला जाए। खामोश, विकास दहाड़ उठा। खामोश मिस्टर सुप्रीमो। यह सड़ा हुआ ख्याल अगर आपने दोबारा व्यक्त किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लियाकत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके ख्याल से उनमें से किसी की भी हैसियत सुप्रीमो से इस लहजे में बात करने की नहीं थी। सुप्रीमो की आंखें संदेह का दायरा बनाकर सिकुड़ती चली गई। बोला, इन्हें जीवित रखने में तुम्हारे इतने इंटरेस्ट का कारण क्या है? क्योंकि मैं मोहब्बत करने वालों की कद्र करता हूँ। कहने के साथ उसने अपनी आंखें शून्य में स्थिर कर ली और इस तरह बोलता चला गया जैसे प्रेम दीवाना प्रेम वादियों में विचरने चला गया हो। फतीमा था उसका नाम, बल्कि है, शायद वह आज भी होगी। हालात ने मुझे कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है वह आज भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ओह, सुप्रीमो के होठों पर मुस्कान रेंग आई थी। हम इनके प्रति तुम्हारे सॉफ्ट कॉर्नर की वजह समझ गए। हर प्यार करने वाले की एक ही ख्वाहिश होती है, सब प्यार करने वाले एक हो जाएं। वैसे भी ये हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है। इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो तुम चाहोगे। तब जबकि आशा और अशरफ के बेहोश जिस्मों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, तब शांता को ऊपर भेजकर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर लिया गया। और तब जबकि सभी की बेचैनी बेहद बढ़ चुकी थी, सुप्रीमो ने कहा, अब हाईजैक की उस स्कीम के बारे में बताओ जो तुम्हें सूझी है। कह रहे थे सब स्कीम तुम्हें टीवी देखते देखते सूझी। बात समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हुआ? विकास ने शांत स्वर में कहा, टीवी पर बताया गया कि अब वे लाशें अमेरिका जाएंगी। फिर जाहिर है लाशें ताबूत में जाएंगी और मेरा दावा है कि दोनों में से एक भी ताबूत को किसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच से नहीं गुजारा जाएगा, क्योंकि ऐसा करना अमेरिका का अपमान होगा। वह वेरी गुड शबीर। मारे प्रसन्नता के सुप्रीमो उछल पड़ा। वह कहता चला गया, हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर यह सब कैसे मुमकिन है? ताबूतों में लाशों के स्थान पर तुम लोग विमान में किस तरह सवार हो सकोगे? कह चुका हूँ, संगठन को हमारी मदद करनी होगी। तुम बोलो तो सही शबीर। सुप्रीमो अत्यधिक उत्साहित नजर आ रहा था। किस किस्म की मदद चाहिए तुम्हें? हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त लाशें कहाँ रखी होंगी। वे वहाँ उस फ्लाइट से 2 घंटे पूर्व तक रखी रहेंगी जिसमें उन्हें जाना होगा। ताबूतों से लाशें गायब करके उनकी जगह हमारा फिट हो जाना मुश्किल बात जरूर साबित हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लियाकत ने कहा, जरा विस्तार से बताओ शबीर मियाँ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब हल्की सी मुस्कान के साथ विकास ने पूछा, यानी कि पूरी योजना जानना चाहते हो? हाँ, यूँ सोचो कि ताबूत में लाशें नहीं, हम हैं, हम चारों। चारों? सुप्रीमो चौंका। जी हाँ,
मगर 2 ताबूत में तुम चारों किस तरह खप सकोगे? सुप्रीमो ने कहा। अगर दूसरी सब बातों को भुला भी दिया जाए तो ताबूत उठाने वालों को ही शक हो जाएगा। एक आदमी और 2 आदमियों के वजन में बहुत फर्क होता है। आपने टीवी पर दिखाए जा रहे जिम और माइकल के शरीर शायद ध्यान से नहीं देखे। वे बता रहे थे कि वे दोनों खाते पीते परिवार के थे और हम भूखे नंगे हैं ही। विकास कहता चला गया, मेरा और सनवर का वजन अगर जिम के बराबर है तो लियाकत प्लस असगर का माइकल के बराबर। यह बात तो ठीक है, सनवर बोला। उन्हें याद करते ही अंदाज़ा लग रहा है कि दोनों बेहद मोटे थे और फिर जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के वजन में यूं भी काफ़ी फर्क आ जाता है। उस फर्क को हम दूसरे सामान से पूरा करेंगे, यानी उस सामान का जिक्र बाद में करूँगा। फिलहाल यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग ताबूतों तक किस तरह पहुँचेंगे। बताओ, सुप्रीमो ने दिलचस्प स्वर में पूछा। हमारे पास केवल आज का दिन और रात है। कल किसी फ्लाइट से उन्हें अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाएगा। संगठन की पहली मदद मुझे यही चाहिए मिस्टर सुप्रीमो। उच्च स्तर पर फैसला हो चुका होगा कि लाशें कौन सी फ्लाइट में जा रही है। क्या आप उस फैसले के बारे में पता लगा सकते हैं? जवाब देने से पहले सुप्रीमो ने एक पल कुछ सोचा, फिर बोला, कोशिश की जा सकती है। कोशिश से काम नहीं चलेगा सर, यह काम होना चाहिए। विकास ने पुनः अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इसके अलावा भी जो काम मैं बताऊं, वे समय रहते होने चाहिए, तभी हम हाईजैक वाला करिश्मा कर सकते हैं। यह एक ऐसा मौका हाथ लगा है जिस पर अगर हम चूक गए तो भविष्य में हाईजैक की बात सचमुच ख्वाब बनकर रह जाएगी। मान लो कि उच्च स्तरीय फैसले की जानकारी हमें मिल जाएगी। समय रहते मिलनी चाहिए। समय रहते से तुम्हारा मतलब? यह जानकारी फ्लाइट से 24 घंटे पहले आपके पास होनी चाहिए। हो जाएगी। अब आपका दूसरा काम उन दोनों बेदाग व्यक्तियों को उस विमान के बाशिंदों की सूची में शामिल करना होगा जिसमें ताबूत जाते हैं। यह काम भी ऐसा है सर कि हर कीमत में होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ताबूत किसी विशेष विमान से अमेरिका जाएं। क्या मतलब? मुमकिन है कि वे लोग यात्री विमान का उपयोग ही न करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे अपनी स्कीम में हल्की सी तब्दीली करनी होगी। हालांकि संभावना नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इस किस्म की घटना घटने के बाद ताबूत अक्सर संबंधित देश की किसी निर्धारित फ्लाइट द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। मैं फिर कहूँगा कि यदि ऐसा होता है तो उस विमान के यात्रियों की सूची में मुझे उन दोनों व्यक्तियों के नाम चाहिए। मिल जाएंगे। वेरी गुड। मैं आपसे ऐसे ही जवाबों की उपेक्षा करता हूँ सर, विकास ने कहा। एक तरफ जहाँ आपको ये 2 काम करने हैं, दूसरी तरफ जल्दी से जल्दी यह पता लगाकर हमें बताना है कि मेडिकल के कौन से कक्ष में माइकल और जिम की लाशें रखी गई हैं तथा उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है। यानी अगर हमें लाशों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उसी तरह पता लग जाए जिस तरह हाईजैक को रोकने के लिए सरकारी इंतजाम की जानकारी दी थी, तो मैं बाकायदा स्कीम बनाकर आगे का काम कर सकता हूँ। आगे के काम से तुम्हारा तात्पर्य ताबूतों से लाशें गायब करके उसमें खुद को फिट करने से तो नहीं ना? जी हाँ,
यह काम तुम किस तरह करोगे? इस सवाल का सही जवाब तब दिया जा सकता है जब आप पता बताकर हमें बताएं कि लाशों की क्या सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई होगी, क्योंकि इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि हाईजैक करने के लिए हम लोग इस लाइन पर सोच सकते हैं। मान लिया कि तुम लोग जिम और माइकल की लाशें गायब करके ताबूतों में खुद बंद होने में कामयाब हो गए और किसी को कुछ पता भी न लगा। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा उसके बारे में मेरे मस्तिष्क में अभी सिर्फ एक खाका है। पॉइंट बाई पॉइंट नहीं सोच पाया हूँ। इतनी दूर तक सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए और वक्त हमारे पास कम है। बहुत कुछ सोचना है और फिर उसे करना भी है। अतः फिलहाल आप वह पता लगाइए जो मैंने कहा है। तब तक मैं पूरी योजना तैयार करता हूँ। जैसे ही आप उस 3 जानकारियाँ इकट्ठी कर ले वैसे ही हमें तलब करें। तब तक शायद मैं भी सब कुछ सोच चुका हूँगा। विमान अपहरण से पहले वह हमारी अंतिम मीटिंग होगी। ठीक है, सुप्रीमो ने बिना किसी हुज्जत से कहा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। आपको यह अगर नावल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।